अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम ऑल इंक्लूसिव है, सारी डुअलिटी एक साथ है। ऐसा लगता है कि प्रेम वो कैटलिस्ट है जो सब कुछ को सक्रिय करता है। कृपया कुछ कहें। देखो, प्रेम तो ऑल इंक्लूसिव होना ही है। प्रेम तो सब कुछ को शामिल करता ही है। इसीलिए प्रेमी नेति नेति से नहीं चलता। ये भी, ये भी, ये भी। जो प्रेम से भागता है वो इस तरह से चलता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। प्रेम चलता है ये भी, ये भी, ये भी। प्रेम ना नहीं जानता, प्रेम कहता हाँ, यस, और सब कुछ को शामिल कर लेता है अपने होने में। जब अपने होने में सब कुछ शामिल हो गया तो प्रेम ही बचा, फिर उसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। सारी विपरीतताओं, विरोधाभासों को वो शामिल कर लेता है अपने भीतर। और जैसा लिखा है, कैटलिस्ट है जो सब कुछ को सक्रिय करता है। तो अनेक रूपों में उसका एक रूप कैटलिस्ट भी है। कैटलिस्ट प्रक्रिया को शुरू करे और उसमें दिखाई ना दे, खोजने से भी उसमें कुछ ना मिले। तो इसीलिए जीवन में बड़ी बड़ी बदलाहटें हो जाती हैं, जीवन में बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं, बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हम कुछ ढूंढने निकल जाते हैं कि ये हुआ होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन उसमें जो प्रेम शामिल होगा कैटलिस्ट की तरह, जिस कारण से वो हुआ होगा, वो तो हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते। एक दवा भी खोजी गई मान लो, तो हम बड़े उसके मैकेनिकल प्रोसेस में जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि प्रेम का विषय तो कवियों शायरों के हाथ में है। हम उस वैज्ञानिक को नहीं देख पाते कि उसके भीतर भी किसी प्रेम ने तरंग ली होगी, करवट ली होगी, किसी करुणा का स्पर्श आया होगा, अपने ढंग से, अपने रूप से उसने सक्रिय कर दिया होगा, जिससे कोई दवा खोज ली गई, हमारे काम आ गई। कहीं भी कुछ भी बदलाव घट रहा है, उसमें प्रेम ही कैटलिस्ट है। इसको देखने की अंतर्दृष्टि जब आ जाती है तो ही व्यक्ति सही अर्थों में आध्यात्मिक होता है। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। अगर विचारों का अवलोकन किया जाए तो मन को किसी टेक की जरूरत नहीं होगी। और क्या फिर मन प्रेम से भरने लगता है? पहले आपके लिए श्रद्धा थी, अब श्रद्धा प्रेम का रूप ले रही है। विचारों का जब अवलोकन करेंगे तो धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि कोई विचार मेरा नहीं है। आते हैं विचार, जाते हैं विचार, तो किसी टेक की जरूरत कहाँ रह गई? किसी टेक की कोई जरूरत नहीं रह गई। और हम निर्भर हो जाएंगे और उस निर्भरता में प्रेम प्रवेश कर जाएगा। प्रेम तो है ही, हमारे लिए दरवाजे खोलने की बात है। हम दरवाजे खोलें तो प्रेम आए और हमको अपने जीवन में शामिल करे। और लिखा है कि पहले श्रद्धा थी, अब प्रेम का रूप ले रही है। तो हम लोग एक नई यात्रा शुरू करते हैं। अभी तक कहा गया है कि श्रद्धा प्रेम की खिलावट है, और हम लोग इस वृक्ष को उलट देते हैं कि प्रेम श्रद्धा की खिलावट है। श्रद्धा में भी दूरियां बनी रहती, किसी के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा अकेले अकेले अपना आश्रय ढूंढने में थोड़ी कमजोर हो जाएगी। हम श्रद्धा से भरे हैं तो प्रश्न उठे, कैसी श्रद्धा, कहाँ श्रद्धा? श्रद्धा हमेशा किसी के प्रति होने की, अस्तित्व के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, या जो भी हमारे लिए सम्मानित लगते हैं उनके प्रति। लेकिन प्रेम ऐसी घटना है जो बिना किसी के प्रति उन्मुख हुए भी हमारे भीतर भरी रह सकती है। हम प्रेम पूर्ण हैं, प्रेममय हैं। श्रद्धा बिगड़ जाए तो व्यक्ति के हाथ में अद्धा आ जाता है, क्वार्टर, क्वार्टर का बड़ा भाई अद्धा। तो लोग या तो अद्धा में जी रहे हैं या श्रद्धा में जी रहे हैं। हालांकि अद्धे वालों की श्रद्धा भी बड़ी कमाल की होती है। प्रेम प्रेम है, प्रेम बिगड़े तो भी प्रेम ही रहेगा, प्रेम उठे तो भी प्रेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत दाएं बाएं इधर उधर होगा, लेकिन वो क्या करेगा। अनंत सुयस लिखते हैं, प्रदीप सिंह, प्रश्न उठ नहीं पा रहे हैं गुरुजी, पता नहीं क्यों। मैं परेशान हूं, सब कुछ जम गया लगता है गुरुजी। प्रदीप जी, तो मत उठाओ प्रश्नों को, उनको अभी लेटा रहने दो। दो बातें हैं, उनका उठने का मन नहीं है, प्रश्न आराम कर रहे होंगे, हो सकता है नींद लगी हो, सो रहे हो। नहीं उठ रहे तो जबरदस्ती मत उठाओ, आराम करने दो प्रश्नों को। परेशान होने की कोई बात नहीं।
सब कुछ जब जम जाता है तभी जिंदगी का जाम हाथ में आता है। तो जम गया अपनी तरफ, आप अपना जाम ढूंढिए, जम जाने से जाम तक पहुंचिए और प्रश्नों की चिंता मत करिए, उनको लेटा रहने दीजिए। संदीप ने लिखा है, गुरुजी क्या प्रेम की शुरुआत सोर्स से झांकती अभिव्यक्ति से ही होती है, लेकिन हम गहराई में न जाने के बजाय क्या अभिव्यक्ति से ही अटक जाते हैं? मनुष्य का स्वभाव है, अभिव्यक्तियों से अटकता है। जो अभिव्यक्तियों से अटकता है वही व्यक्तियों से भी अटकता है। अन्यथा हर प्रेम का प्रारंभ उस स्रोत से ही स्पंदित होकर आए तरंग के कारण है। वो तरंग हमको पकड़ती है और हमको आपूरित करती है। अभिव्यक्ति सुंदर रहे इसका तो हम ख्याल कर सकते हैं, और प्रेम अभिव्यक्ति ही हो जाए हर बार ऐसा भी आवश्यक नहीं है। वो अनभिव्यक्त होकर भी अनेक अनेक ढंग से अपना काम करता है, अनेक अनेक ढंग से वो अपना विस्तार पाता है। लेकिन लोगों की चूंकि एक कंडीशनिंग हो गई है, प्रवृत्ति हो गई है व्यक्तियों से और अभिव्यक्तियों से अटकने की, तो अटक जाते हैं। अब प्रेम की तरंग उठ चुकी है तो वो तरंग ही अपना ढंग खोजेगी और अभिव्यक्ति खोजेगी, लेकिन हम व्यक्ति खोजते हैं और व्यक्ति के ऊपर अभिव्यक्ति को आरोपित करते हैं। हम उस अभिव्यक्ति को व्यक्ति नहीं खोजने देते। हम कहते हैं यहीं पर प्रेम झलकना चाहिए, जबकि वो तरंग उठती हुई कहीं और जाकर अपनी अभिव्यक्ति का गीत गाएगी। कौन जाने वो जो स्रोत से उठी झंकार है वो कहाँ जाकर गुनगुनाएगी, ये किसी को पता नहीं। लेकिन हम अटक जाते हैं। अटकने से हम अपनी धारणाओं का आरोपण करते हैं और तमाम चीज़ों को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि प्रेम को व्यापक रखूं और प्रेम को उसकी उपस्थिति से जानूं। उसकी अभिव्यक्ति उसकी उपस्थिति में प्राथमिक रूप से है, बाकी सतही अभिव्यक्तियां तो मायने नहीं रखती कि हम बोलकर कहकर प्रेम को अभिव्यक्त करें, वो सब सतही हो जाएगा। प्रेम अभिव्यक्त होना शुरू होता है, वो तरंगायित होता है, तो वो पहले हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में शामिल होता है, उसमें घुलता मिलता है। पुरंजय लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, सभी बुद्ध पुरुषों में प्रेम अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त होता हुआ लगता है। कृष्ण, बुद्ध, शंकर, ओशो सबके ढंग अलग हैं। आपके माध्यम से जो प्रेम अभिव्यक्त हो रहा है उसको महसूस करना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। क्या बिना अकर्ता में स्थित हुए आपके प्रेम को महसूस किया जा सकता है? महसूस तो हर स्थिति में किया जा सकता है पुरंजय, महसूस करने में बुराई नहीं है। लेकिन जब बातों को समझ लिया जाएगा, जी लिया जाएगा, चाहे वो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की बातें हों, चाहे अकर्ता की बातें हों, जो भी गहरी बातें मेरे माध्यम से आ रही हैं, तो उस नाव पर सफर भी हो पाएगा। अभी तो नाव आती जाती दिखाई तो देगी, वो महसूस करना है। अब कोई किनारे बैठा है, नाव तो उसको भी दिखेगी आती हुई, महसूस तो वो भी कर रहा है। लेकिन नाव में जाना तभी संभव है जब जल से रिश्ता हमारा बन जाए, समझ से रिश्ता बन जाए और हम अपने को छोड़ पाएं उन धाराओं में, उन हवाओं में जो नाव को ले जाती है। महसूस करना कभी भी कठिन नहीं है, कठिन जीना होता। प्रेम को महसूस करना सबके बस की बात है और प्रेम को जीना सबके बस की बात नहीं है। महसूस तो ज्यादातर लोग कर पाते हैं, जी कम लोग पाते हैं। प्रेम की यही पीड़ा भी है कि लोगों को लगता है महसूस तो किया था लेकिन उसको जी नहीं पाए, अर्थात उसमें रच बस कर आगे नहीं जा पाए। तो इसलिए नहीं जा पाए कि प्रेम के साथ सरल नहीं हुए, प्रेम के साथ तरल नहीं हुए। प्रेम अपने साथ जिस प्रज्ञा को लेकर आता है उसको हमने अपने भीतर जगह नहीं दी। अब जब प्रेम सूत्रों को हम समझेंगे, प्रेम के तमाम बिंदुओं, आयामों को, तो शायद आने वाले लोग जो इसको सुनकर जाएंगे उनके लिए संभव हो कि वो प्रेम के अनेक अनेक रंगों को देखकर भी खिल पाएं, खुल पाएं, ठहर पाएं, उसको जी पाएं, महसूस करने से आगे जा पाएं। जैसे हर फूल नया खिलता है, इस तरह से प्रेम की हर अभिव्यक्ति नई होती है। हर बुद्ध पुरुष नया होता है, हर बुद्ध स्त्री नई होती है।
पुराने को नए पर आरोपित नहीं करना चाहिए, कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रेम ने कभी तुलना नहीं की। कभी देखो, गौर करो, इसको उससे प्रेम हुआ, उसको उससे प्रेम हुआ, उनको उनसे हुआ था, उनको उनसे हुआ था। और कभी दो प्रेम करने वाले लोगों ने तुलना नहीं की कि हमारा प्रेम उनके प्रेम जैसा है या हमारा प्रेम वैसा है। प्रेम हमेशा ऐसा लगता है बिल्कुल नई डिलीवरी हुई है, बिल्कुल नया पैकेज। लेकिन बुद्ध पुरुषों के प्रेम को लोग चूकते क्यों हैं? क्योंकि उसमें तुलना करते हैं। इनका उनके जैसा लग रहा है, ये शेड जो है ये वैसा लग रहा है। अब शब्द सीमित हैं, मान लो शब्दों का मैं उपयोग करूं, डिक्शनरी सीमित है, शब्द विन्यास वाक्य बनाने के तरीके सीमित हैं, तो सब मिलता जुलता ही लगेगा। तो कहेंगे देखो ये वो वाला है ढंग, ये वो वाला ढंग है। कोई वो वाला ढंग नहीं है। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को अपने आलिंगन में लेता है तो वो बढ़ी हुई बाहें तो वैसी ही लगती हैं जैसे कभी भी किसी की भी बाहें बढ़ी थी, लेकिन वो हमेशा नई हैं, हमेशा तरोताजा हैं। तो जब ये हम नयापन, तरोताजापन देख पाते हैं, तब हम प्रेम को देखकर चौंकते हैं। तब ना वो सरल रहता है ना कठिन रहता है, तब वो बस जैसा है वैसा ही रहता है। तो जैसे प्रेम किसी भी तुलना के साथ आगे नहीं बढ़ता, ऐसे ही जब हम प्रेम को जीने के लिए बढ़ें और किसी बुद्ध के साथ भी चलें, तो किसी भी तुलना के साथ ना चलें, बस उसको नए तरोताजा अभी अभी बढ़ी हुई बाहों की तरह देखें। जैसे अभी अभी किसी ने हाथ बढ़ाकर तुम्हारा हाथ थामा है, तुमको ऐसे ही तो हमारे पापा ने हाथ थामा था, ऐसे तो हमारे भैया ने हाथ थामा था, ऐसे ही तो फलां ने हाथ थामा था, इन्होंने भी वैसे ही हाथ थामा है। नहीं, वैसे ही नहीं थामा है, ये बिल्कुल अलग नया ढंग है, जीवंत है, अभी है, इसी क्षण में है। वो उस समय जीवंत थे, उस क्षण में थे। प्रेम पुराना नहीं होता, प्रेम कॉपी नहीं होता, प्रेम रिपीट नहीं होता। और प्रेम की परेशानी देखो, प्रेम हमेशा वैसा ही होता है, अगर लगे रिपीट ही हो रहा है सब। आज की तारीख में भी कोई प्रेम में पड़े किसी के, तो हम 10,000 साल पहले वाले व्यक्ति के सारे लक्षणों को देखकर बता सकते हैं कि यही यही चीजें होने वाली हैं अभी। लेकिन क्या, उससे क्या अंतर पड़ता है? ये नया पैकेज है। खिलते रहे होंगे हजारों फूल पहले, ये फूल तो अभी खिला है। तुलना करने जाओगे तो लगेगा नहीं नहीं, कोई खास नहीं खिला है। देखो, पहले भी पंखुड़ी ऐसे ही अरेंज थी, इसमें भी वैसा ही अरेंज है। हाँ, रंग थोड़ा सा इसका गाढ़ा लग रहा है या फीका लग रहा है। फूलों के साथ ये बर्ताव कर देंगे तो फूल ग्रुप बनाकर पिटाई करेंगे किसी दिन लोगों की, कहेंगे हमारे साथ तुम लोग रहने का अधिकार ही नहीं है। फूल की तुलना करने आ गए, मेजरमेंट लेके आ गए, पिछला वाला फूल जो खिला था उसको नाप कर आए थे, ये इतना बड़ा खिला, इतना छोटा खिला। फूल फूल है, खिलते हैं। प्रेम प्रेम है, खिलता है। प्रेम की कोई भाषा नहीं, परिभाषा नहीं, प्रेम की कोई तुलना नहीं, प्रेम का कोई माप नहीं। तो बुद्धों की भी कोई तुलना नहीं, कोई माप नहीं। उनको बस नए ढंग से देखो, ये आज की सुबह उगा हुआ सूरज है, ऐसा सूरज पहले कभी नहीं उगा था। अमित जायसवाल लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। जब मैं किसी एक व्यक्ति के प्रेम संबंध के रिश्ते में था, पहले मैं अंदर से बहुत खुश और ऊर्जावान हुआ करता था। जिंदगी जीने में बहुत अच्छी लगती थी, परंतु अब वो खुशी नहीं मिल रही है। तो कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? आगे ये भी लिख देते तो बिल्कुल अच्छा एडवर्टीजमेंट बन जाता। पहले मैं अंदर से बहुत खुश और ऊर्जावान था, जिंदगी जीने में बहुत अच्छी लगती थी, फिर वो खुशी नहीं रही, मेरे भीतर से सारी ऊर्जा जाती रही और मैं बिल्कुल ऊर्जाहीन और नाखुश हो गया। फिर मैं अनंतश्री से मिला, फिर मेरे भीतर ऊर्जा आ गई और आज मैं बहुत खुशहाल हूँ और आज सब बहुत अच्छा है। ऐसे भी लिख सकते थे। देखो, जब अमित बाबू, जब प्रेम को संबंधों में बांध कर देखा जाएगा तो संबंधों के फूल खिलते हैं, बिखर जाते हैं। जख्म कैसे भी हों, कुछ रोज में भर जाते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति पर ध्यान दो, प्रेम के व्यक्ति पर ध्यान मत। अभिव्यक्ति उठी है तो उसको किनारे जरूर मिलेंगे। जो लहर कहीं प्यार की उठ रही है, एक दिन उसको किनारे मिलेंगे। लेकिन व्यक्ति में, इस व्यक्ति में मिलेंगे ये नहीं पता। हाँ, जब आए अच्छा था, उसको जियो। चला जाए तो अंदर कटुता, मलिनता मत रखो।
और अगर अभी भी व्यक्ति है और साथ में हो और वो खुशी और ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो पुनर्विचार करो। पुनर्विचार ये करो कि अब हमने शायद प्रेम को कुछ और बना दिया है। उसको जीवंतता की यात्रा के बजाय हमने कुछ और बना दिया। प्रेम भी वो घटना है जिसे रोज झाड़ना पोंछना पड़ता है। इतनी तो ख्याल वो भी मांगता है। जैसे रोज नहाते हैं, उम्मीद करता हूँ सारे लोग रोज ही नहाते होंगे, तुम भी रोज ही नहाते होगे। रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं। रोज क्यों करते हैं? कभी सोचो, रोज क्यों करते हैं? अस्तित्व ने ऐसा क्यों बना दिया कि ये रोज खाना खाओ, रोज पानी पियो, रोज नहाओ? क्योंकि जीवन रोज है, जीवन प्रतिदिन नया नया उभर रहा है, तो उसको प्रतिदिन नए की मांग है। तो प्रेम को भी रोज नहलाओ, उसको भोजन दो, झाड़ो पोछो, निखारो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। उसको ऐसी ट्रॉफी मत बनाओ कि मिल गई थी और रैक पर सजा दी, हो गया काम। प्रेम में इसीलिए तो लोग परेशान होते हैं। प्रेम हुआ, घर आए, ट्रॉफी की तरह से प्रेम को रख दिया। अब भिंडी, आलू, प्याज, टमाटर, इसके बाद कोई बात ही नहीं। फिर काम की बात होती। पहले प्रेम की भी बात होती थी कभी कभी। कभी कभी हम सहदे ढंग से एक दूसरे से मिलते भी हैं जब शुरुआत होती है रिश्तों की। फिर तो काम की ही बात होती है। ये काम है, ये काम नहीं है। काम तो चलते रहेंगे। कभी कभी प्रेम को भी मौका दो, प्रेम की कोमलता को मौका दो। ऊर्जा और खुशी आती कहाँ से है, किस बिंदु से आती है? ऊर्जा और खुशी हमारे भीतर के उन्हीं जीवंत और कोमल बिंदुओं से आती है। तो अपने प्रेम संबंध को रोज स्नान कराओ, उसको रोज भोजन दो, तब तो बात बनेगी। लेकिन अगर उसको एक ट्रॉफी की तरह से सजा दोगे रैक पर, तो वो धूल खाएगा। धूल खाएगा तो फिर धूल चटाएगा भी। तो तमाम लोगों के प्रेम जो है ना, उनको धूल चटा रहे हैं। श्वेतांबरी जी लिखती हैं कि जब प्रेम जीवंत होता है तब भिंडी, आलू, टमाटर भी जीवंत लगते हैं। हाँ, सच बात है। किसी को नया नया प्रेम हुआ हो और उसने जीवन में कभी भिंडी पसंद न करी हो और उसको भिंडी बनाकर खिलाई, वो कहेगा अरे कमाल हो गया, ऐसी भिंडी तो मैंने जीवन में खाई नहीं कभी। क्या चीज होती है भिंडी? क्योंकि प्रेम में वो भिंडी भिंडी नहीं रह जाती, कुछ और ही हो जाती है। तो इसीलिए सच बात है, प्रेम में अपनी ट्रिवियलिटीज को, सामान्य चीजों को भी उत्साहित बनाकर रखो। नया नया प्रेम होता है जब किसी के जीवन में, तो देखो क्या छोटी छोटी चीजों में उत्साहित होता है, बाद में बड़ी बड़ी चीजों में भी उत्साहित नहीं होता। तो वो बिंदु तो बनाए रखने पड़ेंगे, बचाए रखने पड़ेंगे। उनको खोना नहीं है, उनको संभालना है। स्नेहा दलवी ने लिखा है, हेलो दिस इज श्रुति, आई एम टॉकिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। श्रुति स्नेहा की बिटिया है। I hope everything is going well. So lately I found people that are opposite of me but are somehow likable. Like there is wrong things and right things. The right things are less than wrong things, but they still matter to me. It's like being in a push and pull relationship, but it all depends on their mood, which hurts me, of course, but I don't know how to pull myself out of it or maintain a thin line, like just talk to them but not get attached. But how that works, neither I am good at it. Trying to be like that only hurts me, and I don't know what else to do. I don't know how to not feel things and be detached. That doesn't mean I can't just cut them out and live my life. I can, but they are classmates of mine and our class is short, so how can I ignore their presence? Srishti, this is not matter of ignoring anybody's presence. It is about enhancing your presence. Just enhance your presence. That is the solution. अपने भीतर सेटल्ड हो, आप अपने आप खुश रहो,
खुशी दूसरे में नहीं ढूंढनी है, जैसे कि अभी सारी बातें आज के सेशन में वही बोल ही रहा हूं मैं। सो फाइंड आउट हैप्पीनेस विद इन। बाकी जो चलता है वो चलता है। लोग हैं, तमाम तरह के उतार चढ़ाव भी रहेंगे। संबंधों को बनाना मिटाना तो बहुत आसान है, हमें तुमसे बात करनी, हमें तुमसे बात नहीं करनी, हो गया। बट दिस इज नॉट वे। पहले अपने को सशक्त करो, अपने को खुश बनाओ और लोगों से सहज स्पॉन्टेनियस डीलिंग करो। स्पॉन्टेनियस, जो बात करे उससे कर लो, जो ना करे उसके पीछे मत जाओ ढूंढते हुए कि इससे बात करनी ही है करनी है। और लोगों के अच्छे बुरे व्यवहार को जज मत करो कभी भी, क्योंकि वो उनके अपने अपने सेंटर से निकल रहा है। हर इंसान की अपनी परिस्थितियां, अपनी सिचुएशंस, अपनी लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं। तो उन लाइफ सर्कमस्टेंसेस से उसके अपने सारे बिहेवियर निकलते हैं। तो मसला ये नहीं है कि हम हमेशा किसी दूसरे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्ट करें, हम अपने अकॉर्डिंग एक्ट करें। नहीं तो जिंदगी क्या हो जाती है, दूसरे हमारी तरफ फुटबॉल फेंक देते हैं और हम उसको बस खेलते रहते हैं। कभी खुद भी फुटबॉल फेंको, दूसरों को खेलने दो। तमाम लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, वो दूसरों की फुटबॉल को ही बस इधर उधर लेकर घूम रहे हैं। किसी ने अच्छा कह दिया तो उसको लेकर घूम रहे हैं, किसी ने बुरा कह दिया उसको लेकर घूम रहे हैं। वो वक्त था अच्छा है, वो वक्त था बुरा है। एक बार की घटना मुझे पता है, किसी की लवर ने किसी लड़के से कह दिया तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं। अब वो इतना खुश हो गया, दांत उसके टेढ़े मेढ़े, थोड़े निकले हुए। हो सकता है उसने मजाक में कह दिया हो। अब वो दांत बंद ही ना करे, जहां देखो वो दांत निकाले घूम रहा है, क्योंकि उसकी लवर ने कह दिया कि दांत बहुत अच्छे हैं। अब खुद शीशे में नहीं देख रहा है कि मेरे दांत कैसे, किसी ने मजाक तो नहीं कर दिया। तो जब उसके दोस्तों ने कहना बंद किया कि भाई ये मुंह बंद कर लिया करो, कभी कभी बिल्कुल राक्षसों की तरह से दांत निकाले घूमते रहते हो, तो उसको धक्का लगा। तो जाकर फिर उसने अपनी लवर से पूछा क्या मेरे दांत सुंदर नहीं है? तो उसकी प्रेमिका ने कहा किसने कहा तुम्हारे दांत सुंदर है? तो तुम्ही ने तो कहा था। कह रही मैंने कह दिया होगा ऐसे ही। फिर दांतों पे काम करो, ठीक से मंजन किया करो और थोड़ा सा कम दिखाया करो उनको। तो लोगों की बातों पर जाएंगे तो ऐसे ही तमाशे होते रहेंगे। ना उनकी तारीफों पर जाओ, ना उनके क्रिटिसिज्म पर जाओ। न किसी को कोई सर्टिफिकेट दो, न किसी सर्टिफिकेट लो, न अप्रूवल ढूंढो, न अप्रूवल दो किसी को। अपनी जिंदगी की जो चेन है वो अपने पास रखो। डोर, कमांड, रास्ता निकलेगा। डिटैच होने का मतलब होता है अपने भीतर अटैच होना। डिटैच होने का मतलब नहीं टूट जाना। जो अपने भीतर अटैच है वही डिटैच है। जैसे कमल पानी में अटैच है तो बाहर से डिटैच है। पुष्कर लिखते हैं प्रणाम गुरुदेव, स्वयं को दूसरे में महसूस करना और एकत्व की भावना, जहाँ प्रतिकूलता में भीतर द्वेष ना बल्कि शुभेच्छा ही हो, अभिव्यक्ति उस परिस्थिति में प्रतिकूल दिख सकती है, लेकिन भीतर शुभेच्छा का ही भाव हो, क्या ये प्रेम की स्थिति है? कुछ कहें प्रभु। हाँ पुष्कर, बिल्कुल। प्रेम की बात ही भीतर शुभेच्छा की है। प्रेम भीतर शुभेच्छा लेकर चलता है, शुभ की इच्छा लेकर चलता है। बाहर से लड़ाई भी कर सकता है, बाहर से वो उपद्रव भी कर सकता है, लेकिन भीतर शुभेच्छा है। एक माँ अपनी संतान को प्रेम करती है, उसको 2 थप्पड़ भी लगा सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य उसका मुंह तोड़ना नहीं है। उसका उद्देश्य उसके शुभ की कामना ही है। कुछ ऐसी बदमाशी कर रहा था जिससे उसको नुकसान हो सकता था, वो ज़्यादा परेशानी में पड़ सकता था, इसलिए उसको 2 थप्पड़ लगाने पड़ गए। तो बाहर से देखने में लगेगा क्या वो प्रेम ही नहीं करती? प्रेम है, लेकिन प्रेम ऐसा भी कर सकता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि बाहर सब बिल्कुल स्वीट स्वीट ही हो। प्रेम का मतलब ही ये है पुष्कर कि भीतर शुभ की इच्छा हमेशा हो। लड़ाई भी होगी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करनी है। लेकिन जब भीतर शुभेच्छा नहीं होती है तो जो तथाकथित प्रेम है वो नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। देखो चारों तरफ न्यूज आइटम देखो, ऐसे प्रेम का तो जलजला आया हुआ है। पता नहीं कौन सा प्रेम है, शुभ की इच्छा है ही नहीं भीतर, और प्रेम
का सैलाब आया हुआ है, तो उस सैलाब में फिर लाशें ही तैरती हैं। और जो शुभेच्छा से भरा हुआ प्रेम होता है उसमें जीवंत लोग तैरते हैं। पीकू समंत लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, जब व्यक्ति मान्यता धारणा से घिरे हों, अगर किसी बुद्ध गुरु के सानिध्य में आ जाएं तो क्या उसका जीवन प्रेमपूर्ण हो जाता है? क्या प्रेमपूर्ण होने के लिए उसका स्वभाव भी प्रेमपूर्ण होना चाहिए? कुछ कहें प्रभु। पीकू, प्रेमपूर्ण होने की यही बड़ी विचित्र गति है कि स्वभाव भी प्रेमपूर्ण हो, जरूरी नहीं। स्वभाव उपद्रवी भी हो सकता है, स्वभाव दुर्वासा वाला भी हो सकता है, और भीतर से व्यक्ति पूरा प्रेमपूर्ण हो सकता है। कई बार उल्टा होता है कि जो लोग ऊपर से बड़े प्रेमपूर्ण दिख रहे होते हैं, भीतर से बड़े अप्रेमपूर्ण होते हैं। हाँ, दोनों मिल जाएं, अच्छा पैकेज है, भीतर भी प्रेमपूर्ण, बाहर भी प्रेमपूर्ण। लेकिन ये कोई नियम नहीं कि ऐसा पैकेज बनेगा। भीतर प्रेमपूर्णता तो आएगी। अब बुद्ध गुरु के सानिध्य में आ सकती है और मंगल शनि के सानिध्य में भी आ सकती है। किसी भी सानिध्य में अगर प्रेम है, वो प्रेम से भरे हुए सत्ता है, तो प्रेम तो आविष्ट करेगा, प्रेम घेरेगा, प्रेमपूर्ण बनाएगा। अब प्रेमपूर्ण अंतरतम हो जाए और बाहर के व्यवहार में भी वैसा ही प्रेम आए, जरूरी नहीं। कई लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग ही बना रह सकता है। कुछ लोग वैसे रफ टफ हैं, वैसे ही बने रह सकते हैं, लेकिन भीतर बहुत प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। यानी कि अपने जैसे रहोगे, भीतर सब प्रेमपूर्ण हो जाएगा। तो अपना जैसा होना नहीं जाएगा। पीकू पीकू जैसे ही रहेंगे, वो चीकू जैसे नहीं हो जाएंगे, प्रेमपूर्ण पूरे हो जाएंगे। पीकू प्रेमपूर्ण होकर प्रेमपूर्ण पीकू बनेंगे, प्रेमपूर्ण चीकू नहीं बनेंगे। ऐसे ही रहता है। अमित जायसवाल लिखते हैं कि प्रेम की कमी होने पर मन वासना या किसी नशे की ओर क्यों जाना चाहता है? विपरीत कुछ करना चाहता है। प्रेम से हटकर मन कुछ विपरीत करना चाहता है, तो प्रेम से विपरीत वासना पड़ेगी, तो वासना की तरफ भागेगा। प्रेम होश में लाता है, प्रेम का नशा होश में लाता है। तो प्रेम के नशे से जब बचेगा व्यक्ति, तो बोतल के नशे में डूबेगा। यही होता है। तो जो बोतल के नशे में डूब रहा है, वो प्रेम के नशे से बहुत वंचित है। हमेशा ध्यान रखें, इसके जीवन में प्रेम का नशा नहीं आया, इसीलिए बोतल का नशा आ गया, और बोतल के नशे के बाद ये बेताल हो गया, कंधे पर बैठा हुआ।